बढ़िया। अब इतनी गर्मजोशी से लोकसभा की तैयारी में लग जाइए। साथियों, आज आप सब यहाँ बीएसपी की जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी समीक्षा मीटिंग में कम कैडर मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सब समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज करनाल और सोनीपत जिले की सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों का जो यहाँ की इस कमेटी समीक्षा का बसपा कैडर मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी पार्टी बसपा को बने 39 साल हो चुके। इन 39 सालों में हमारे पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार में जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग करने वाली बहन जी ने दलितों और पिछड़े समाज को राजनीतिक की मुख्य धारा में लाने का काम किया। गरीबों और कमजोरों को इतना सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर एक समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की है और सर्व समाज को एक ऐसी सरकार देने का काम किया जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। साथियों, 39 साल पहले ये मूवमेंट युवाओं ने शुरू किया था। आप सब इस मूवमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। आप सब ने वो त्याग किया जिसकी बदौलत आज हम सब इस पार्टी को इस मुकाम तक लेकर आ चुके हैं कि आज बसपा भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पार्टी में हमारे साथियों की उम्र बढ़ती चली गई और इस चीज को ध्यान में रखकर बहन जी ने पार्टी के हर स्तर पर हमारे युवा साथियों के लिए 50%
हिस्सेदारी तय की। साथियों, जितना जरूरी हमारे लिए हर स्तर की कमेटी को त्याग करना है, उतना ही जरूरी है हमारे युवा साथियों को उन कमेटी में शामिल करना। साथियों, अब समय आ गया है कि आप सब बहन जी की तरह अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पार्टी के इस मूवमेंट के लिए, अपने पार्टी के इस मूवमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को पार्टी में शामिल कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ पे कितने मौजूद हैं, कितने हमारे साथी लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर की है, 45 ईयर्स, और कितने लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम की है। अब ध्यान रखिए, जिन्होंने दूसरी बारी में अपना हाथ उठाया था, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे 25 साल से कम के हैं वो अगली कैडर मीटिंग में अपने बच्चों के साथ आएंगे। साथियों, मेरे से ज्यादा आप सब ने मान्यवर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पार्टी के लिए अपना समय और अपना जीवन त्याग किया। आपसे ज्यादा बेहतर आपके अलावा कोई नहीं अपने बच्चों को समझा सकता कि बीएसपी ने किस कदर हमारे समाज के लिए कितनी मेहनत कर हमें यहाँ तक लाने का काम किया। तो आने वाली कैडर मीटिंग में आप अपने बच्चों को लेकर आएंगे और उन्हें घर ले जाकर फिर समझाएंगे कि कितनी जरूरी है उनकी बीएसपी, कि आने वाले समय में अगर वो भी यही चाहते हैं कि उनको समाज में उनको वो सारी व्यवस्थाएं मिले, वो ही सारे लाभ मिले जो हमारे बाबा साहब हमें देकर गए हैं इस संविधान में, तो उन्हें कितनी मेहनत से बीएसपी में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तो साथियों, आने वाली कैडर मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं उससे दुगने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे अपने बच्चों को। अब साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ ही समय में यहाँ पर लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और उसके 6 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के आम चुनाव हो जाएंगे। साथियों, वर्तमान की राज्य बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में नहीं आना है। इनकी बातों को आपको नजरअंदाज करते हुए इनसे सवाल करना है कि पिछले 10 सालों में आपने वादों के अलावा जमीनी हकीकत पे, जमीनी स्तर पे क्या काम किया। आपको उनसे पूछना होगा कि हमारे समाज के लिए, अब हमारे समाज में सब समाज आता है, पिछड़ा वर्ग आता है और जो अपर कास्ट समाज है उसमें से जितने भी गरीब और कमजोर लोग हैं वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा है। तो आप सबको मिलकर उनसे पहले पूछना होगा कि भाई आप फिर हमें आके यहाँ पे लंबे चौड़े वादे सुनाने से पहले हमें ये बताइए कि हमारे समाज के लिए आपने क्या काम किए। क्योंकि साथियों, इनकी विफलताओं की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि बेचारे काम बताने तो दूर आपके सामने खड़े होने लायक नहीं खड़े रहेंगे। पिछले कई वर्षों में बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहाँ पे गांव में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ 24 घंटे बिजली घरों तक पहुंची, ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त कराए गए और ना ही यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उन पे लगाम लगी। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने सरकारी नौकरियों में जो एससी एसटी ओबीसी भर्तियों पर
लगी हुई रोक को कायम रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। परंतु आज बीएसपी कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को सबसे पहले भरा जाए। साथियों, बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी आज तक भी लागू नहीं की। इन्होंने पिछले 10 सालों में कई बार कमेटी बनाई, कई बार रिकमेंडेशन ली, पर आज तक इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया। पर बीएसपी ने अपने पूर्व सरकारों की तरह आज यहां कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करें। साथियों, आज भी यहाँ पर आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, परंतु यहाँ की बीजेपी जेजेपी सरकार ने उनको नजरअंदाज करने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज बीएसपी यहाँ पर कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारे आशा वर्कर्स की समस्याओं का उचित समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी और जेजेपी की सरकारें इतनी बुरी है तो कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे डेरा डाले बैठी है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। परंतु साथियों, ये हकीकत तो कांग्रेस की ये है कि वह उनके पास खुद कुछ बताने को नहीं है, तो अपना वोट हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए वो ये बार हमारे सभी युवा साथियों और बुजुर्गों के बीच में जाके ये कहती है कि बीजेपी तो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए, भाई जब तक तुम सरकार में थे, भाई तुमने तो पूरे देश में राज किया और हरियाणा में भी कई वर्षों तक राज किया। बीएसपी भी बीजेपी की बी टीम है के अलावा तुम बता दो कि तुमने यहाँ पे हमारे समाज के लिए क्या काम किया। चुप्पी साधे खड़े हो जाएंगे और फटके हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि हकीकत वही है कि आज भी वो जातिवादी मानसिकता रखकर सरकारें चलाते आए हैं। और आज भी जितनी भी प्रदेशों में उनकी सरकारें चल रही हैं, वहां पर भी हमारे समाज का इतना बुरा हाल कि आए दिन कहीं रेप के केस सामने आ रहे हैं, कहीं पे लूटपाट के आ रहे हैं, कहीं पे हमारे समाज के लोगों के साथ बदतमीजी के केस सामने आ रहे हैं। और उनकी चलती हुई सरकारों में ना पुलिस कुछ कर रही है, ना वहां के नेता कुछ कर रहे हैं, ना ही नेशनल लेवल पे जो उनके लीडरशिप है उन्होंने आज तक इन बातों पे कोई संज्ञान लिया है, और ना ही उन्होंने अपने नेताओं को कभी भी बुलाकर खड़ा कर उनसे जवाब मांगा है। जिस पार्टी की लीडरशिप अपने समाज के लिए, हमारे समाज के लिए अगर इतना नहीं कर सकती कि उनकी चलती हुई सरकारों में हमारे समाज का ध्यान रख सके, तो वो यहाँ पर आके हरियाणा में क्या काम करेगी। आपको साथियों उन्हें यही बार बार समझाना है, भाई पहले जाके जहां पे तुम्हारी सरकारें चल रही हैं वहां पे जाके हमारे भाइयों और बहनों और माताओं की सुरक्षा का इंतजाम करो, फिर हरियाणा में आके हमसे बात करो। पर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसपी कभी भी चुनाव से पहले कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करता। बीएसपी ने आज तक किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, पर ये कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी आदत है कि उनको हर 5 साल में आके, चाहे वो सरकार में हो या ना हो, आपके बीच में आके मैनिफेस्टो जारी करना पड़ता है। पर आपको उनसे पूछना है कि भाई जब तुम्हें 5 साल मौका मिला तो तुम्हें मैनिफेस्टो जारी करने की क्या जरूरत है? तुम आके हमें अपने काम बताओ।
मैनिफेस्टो आएंगे, जारी करेंगे, उसमें 10 काम लिखवाएंगे कि हम दोबारा अगर आएंगे तो ये काम करके दिखाएंगे। भाई जो पिछले 5 साल मिले थे उसमें क्यों नहीं किया? उसमें क्या सो रहे थे? तो साथियों, इन सरकार इन बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी की मैनिफेस्टो में मत आइएगा। या आपको आके बोलेंगे कि भाई हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, आपको बोलेंगे कि हम महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, आपको बोलेंगे कि हम मुफ्त में राशन देंगे। आप उनसे पूछेगा कि भाई पिछले 5 साल में आपने हमें नौकरी के कितने अवसर दिए? ना हमें मुफ्त में घर चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना शिक्षा चाहिए। आप हमें बता दीजिए कि आपने हमारे बच्चों के लिए कितनी नौकरियां प्राप्त कराई। अगर आप लोगों के बच्चों के पास नौकरी है तो वो अपना खाना पीना खुद देख सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, अपने बच्चों को अपने आप खुद पढ़ा सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था तय करके दी। वो इसलिए दी थी ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, ना कि इन मनोवादी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हाथ फैलाए और हर 5 साल में एक से विनती करे कि हमें आप मुफ्त में रोजगार दें या मुफ्त में हमें आप राशन दें, बिजली पानी दें। तो साथियों, आपको आने वाले आम चुनाव में अपने हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बीएसपी को वोट डालकर यहाँ पर सत्ता में आसीन करना होगा। साथियों, जब जब बहन जी की सरकारें रही, आपको याद करना है, जब जब बहन जी की सरकारें रही तब तब समय से हमें याद आता है कि जो बहन जी ने जो काम किए वो यहाँ पे आपके हरियाणा स्टेट में दोहराए जाएंगे। आज जब बहन जी की सरकार को यूपी के लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च करी। साथियों, 600 करोड़ रुपए खर्चे में अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार अपनी सरकार में आने के बाद सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि दलित समाज, एससी समाज के साथ साथ ओबीसी और एससी समाज के लोगों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका पूरा मिले। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथियों, याद करते हैं कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के सभी जरूरतमंदों लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की। सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहन जी ने हमारे पिछड़े समाज के लिए सर समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लिए 27% सीटों का आरक्षण तय किया। बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में
मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन की 100 रुपए करके दिया। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की जो वैश्विक आय थी वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम को अपने समय में दुगना कर दिया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, ये काम बहन जी ने अपने प्रदेश में इस स्तर पे किया कि हमारे प्रदेश के लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाकर नौकरी ना करनी पड़े, अपने परिवार, अपने समाज के बीच में रह के वे अपना पेट पाल सके। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और बहन जी के बेवक्त अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़कर बता दें कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे गुरु हमारे लिए देकर गए, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंत में मैं यहाँ दोबारा से मौजूद सभी हमारे